ससुराल की 3 हिस्से। बनवारी लाल जी के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा अरुण और छोटा अनुज। कहने को तो दोनों सगे भाई थे। बचपन से लेकर जवानी तक हर दिन दोनों ने साथ ही बिताया था, लेकिन फिर भी स्वभाव में दोनों भाई एकदम विपरीत थे। बनवारी लाल जी के स्वर्गवास के बाद उनकी पत्नी कुंती देवी ने दोनों बेटों को सदा ही मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। लेकिन कहते हैं ना, होता वही है जो भाग्य में लिखा होता है। जहां बड़ा बेटा अरुण पिता की तरह मेहनती और होनहार था, छोटा अनुज किसी भी चीज को गंभीरता से लेता ही नहीं था। पढ़ाई हो या कोई भी कामकाज, उसका ज्यादा देर एक जगह मन नहीं टिकता था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद बड़ा बेटा अरुण कहता है, माँ, मेरे सारे दोस्त नौकरी के लिए शहर चले गए हैं, लेकिन अगर मैं भी शहर चला गया तो आप अकेले कैसे सब संभालोगे? इसलिए मैंने सोचा है कि मैं गांव में रहकर ही अपना व्यापार करूंगा। ईश्वर ने चाहा तो मुझे इस काम में खूब तरक्की मिलेगी और मैं जीवन में सफल हो जाऊंगा। अरुण ने बैंक से कुछ लोन लिया और गांव में ही मसाले का एक छोटा सा कारोबार शुरू कर दिया। ईश्वर की कृपा रही और जल्द ही उनका मसाले का व्यापार चल निकला। अरुण के व्यापार में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी और देखते ही देखते अरुण एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अरुण को अपने पैरों पर खड़ा देख कुंती देवी सुमोना नाम की एक लड़की से उसकी शादी करवा देती है। कुछ सालों के बाद, अनुज, तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो गई है और पढ़ाई में तुम्हारा खास मन भी नहीं लगता, तो मेरी सलाह यही है कि तुम भी मेरे साथ मेरा बिजनेस ज्वाइन कर लो। हम दोनों भाई मिलकर बिजनेस को चलाएंगे तो हमारा कारोबार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेगा। देखिए भैया, आपको गांव में रहना था, ये आपकी चॉइस थी, लेकिन मैं जीवन भर गांव में रहकर अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकता। मैंने सोच लिया है कि मैं शहर जाकर नौकरी करूंगा। मुझे इस गांव और आपके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेटा, मुझे तो छोटे की बहुत चिंता हो रही है। इसने आज तक कोई भी काम मन लगा कर किया है क्या जो ये नौकरी कर लेगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ दिन में नौकरी छोड़ कर बैठ जाएगा। इससे तो अच्छा है कि तेरे साथ कुछ काम सीख कर तेरी मदद ही कर दे। माँ, मैंने तो अपनी तरफ से छोटे को समझाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अगर मैं उसे कोई ज़बरदस्ती करूँगा तो उसे यही लगेगा कि शायद उसे यहाँ रोकने में मेरा कोई स्वार्थ है। मैं ये नहीं चाहता माँ कि अनुज मेरे बारे में कोई गलत धारणा बनाए। अगर उसकी खुशी शहर जाकर नौकरी करने में ही है तो जाने दो उसे। यहाँ का काम मैं अकेले संभाल सकता हूँ और इतने सालों से संभाल भी रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कुंती देवी अनुज को गांव में रहकर ही व्यापार करने की सलाह देती हैं, लेकिन अनुज माँ की बात को टाल देता है और शहर में एक नौकरी करने लगता है। कुछ दिन बाद, अरे मैं तो तंग आ गया हूँ इस रोज रोज की झिकझिक से। 5 मिनट भी ऑफिस पहुँचने में लेट हो जाओ तो बॉस 50 बातें सुना देता है। ऐसा लग रहा है 20,000 की नौकरी के लिए इन्होंने मुझे खरीद लिया है कि मैं उठूँ भी तो इनके हिसाब से और बैठूँ भी तो इनके हिसाब से। मुझे नहीं करनी ये नौकरी। इसके जैसी 50 नौकरियाँ मुझे बड़े आराम से मिल जाएगी। जैसा कि अनुज का स्वभाव था बचपन से ही, ना तो उसे मेहनत करने की आदत थी और ना ही किसी की 2 बातें सुनने की। वो तो हमेशा से ही ऐसा मन मोजी और मस्त मौला रहा। उसने कभी अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लिया ही नहीं, मन लगाकर कभी कोई काम किया ही नहीं। पढ़ाई में भी वो हमेशा पिछड़ा ही रहा। भैया के साथ बिजनेस करने से भी वो इसीलिए जी चुरा रहा था क्योंकि उसे लगता था कि व्यापार में मेहनत बहुत ज़्यादा है। अपनी पुरानी नौकरी छोड़कर जल्दी ही अनुज शहर में दूसरी नौकरी पकड़ लेता है, लेकिन अब की बार भी उसका काम में मन नहीं लगता और कुछ ही दिनों बाद वो नौकरी भी छोड़ देता है। इसी तरह एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, अनुज नौकरियां बदलता रहता है। इसी बीच अनुज की शादी भी हो गई थी और वो एक बेटे का पिता भी बन गया था। एक दिन, देखो प्रिया, अब मेरा नौकरी में मन नहीं लग रहा है। अरे तंग हो गया हूँ मैं। पता नहीं ये लोग समझते क्या है अपने आप को। इनका बस चले ना तो कुछ पैसों के लिए आदमी को अपना गुलाम बनाकर छोड़ दे। कभी कहते हैं ओवर टाइम करो, कभी संडे की छुट्टी कैंसिल हो जाती है। गधे की तरह काम करते रहो, लेकिन अगर इंक्रीमेंट की बात की तो आप आंखों में खटकने लग जाते हो। सोच रहा हूँ नौकरी छोड़कर घर से ही कोई काम कर लूँ। लेकिन घर से हम क्या काम कर सकते हैं? अगर आप नौकरी छोड़ देंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ प्रिया कि अगर नौकरी छोड़ दी तो हमारा घर कैसे चलेगा। अरे तुम्हारे भैया इतना अच्छा कमाते हैं, हमारी कुछ मदद नहीं कर सकती क्या? मैं कुछ करता हूँ ना प्रिया, भैया से मदद मांगने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है वो मदद करने के लिए तैयार हो जाए। अगले दिन, क्या बात है अनुज, तुम आजकल ऑफिस नहीं जा रहे हो? कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैंने नौकरी छोड़ दी है भैया। नौकरी में मेरा मन नहीं लगता। नौकरी छोड़ दी? तो फिर अब क्या करने का इरादा है? अभी तो कुछ सोचा नहीं है भैया। पहले की तरह आवारागर्दी करने का समय नहीं रहा अब।
तुम शादीशुदा आदमी हो, अपने साथ साथ अपनी पत्नी और बच्चे की जिम्मेदारी भी तुम्हारे ऊपर है। इस तरह कैसे नौकरी छोड़कर घर में बैठ सकते हो? अरे भैया, कोई जोर जबरदस्ती है क्या? मुझसे नहीं हुई तो छोड़ दी मैंने। मैं इस तरह किसी के दबाव में आकर नौकरी नहीं कर सकता। अरे आने जाने के अलावा मेरे खाने पीने का टाइम भी अब कंपनी मुझे बताएगी क्या? मैं इस तरह से गुलामों की जिंदगी नहीं जी सकता। अरे भाई, गुलाम नहीं, तुम तो राजा हो, राजा। जब सालों पहले मैंने तुमसे कहा था मेरा बिजनेस ज्वाइन कर लो, तो तुमने कहा तुमसे बिजनेस नहीं होगा, तुम नौकरी करना चाहते हो। और अब तुम कह रहे हो कि तुमसे नौकरी भी नहीं होगी। अच्छा तो ठीक है साहबजादे, तुम ये बताओ कि तुम अपनी ज़िंदगी किस तरह बिताने वाले हो? अगर नौकरी नहीं करोगे तो अपने बीवी बच्चों को खिलाओगे क्या? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी भैया। आपका इतना बड़ा कारोबार है, इतने नौकर चाकर है जिनके खाने पीने का रहने का खर्चा आप उठाते हैं, तो क्या अपने भाई और उसकी पत्नी को अपने साथ नहीं रख सकते? उनका खर्चा नहीं उठा सकते? देखो अनुज, अगर तुम किसी मुसीबत में होते ना तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करता। मैं उन भाइयों में से नहीं हूँ जो मुसीबत के समय अपने भाई का हाथ छोड़ दे, लेकिन तुम्हारी इस तरह शौक या नौकरी छोड़ने को मैं बढ़ावा नहीं दे सकता। मेरे पास पैसा है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें निकम्मा और निठल्ला बना दूँ। अपने परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी ही चाहिए। ये तो कोई बात नहीं हुई कि तुम बस पूरा दिन घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ो। आपके पास चंद रुपये क्या आ गए भैया? आप मुझे ताने मार रहे हैं? ठीक है, नहीं चाहिए मुझे आपकी मुफ्त की रोटियां, मैं अपना इंतजाम खुद कर लूंगा। प्रिया, जैसे ही भैया को पता चला कि मैंने नौकरी छोड़ दी है, भैया ने मुझे जमकर बातें सुनाई और ये भी कह दिया कि वो हम लोगों का खर्चा नहीं उठा सकते। अरे इतना बड़ा बिजनेस है भैया का, बाहर तो लोगों के सामने बड़े महात्मा बने घूमते हैं, अपने सगे भाई की मदद नहीं कर सकते। ठीक ही कहते हैं लोग, भाई ही भाई को खुश नहीं देख सकता। तुम चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता ढूंढता हूँ। भैया खर्च नहीं उठाएंगे तो मेरा परिवार भूखा थोड़ी ना रहेगा। 1 सप्ताह के बाद। प्रिया, खेतों में जो हमारी ज़मीन है, एक बिल्डर उस ज़मीन को खरीदने के लिए तैयार है। ज़मीन के बदले वो हमें 50 लाख रुपए और 2 फ्लैट भी देगा। बस अगर ये डील हो जाए ना तो सारी टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। जो पैसा बिल्डर देगा उसे मैं बैंक में डाल दूंगा। दोनों फ्लैट को किराए पर चढ़ाकर जो रकम मिलेगी उससे अपना खर्च चलाता रहूँगा। बैंक भी हर महीने ब्याज देगा। कुल मिलाकर बिना मेहनत किए हमारा काम बहुत अच्छे से चलता रहेगा। लेकिन वो ज़मीन तो पिताजी के नाम होगी ना? हाँ, इसका मतलब है उस ज़मीन में बस आधा हिस्सा हमारा है। अरे क्या चला जाएगा अगर भैया भाभी वो ज़मीन हमें दे देंगे तो? खुद तो लखपति बने बैठे, भाई की खुशियाँ देखी नहीं जाती फिर भी। ऐसे कैसे नहीं देखी जाएगी मेरी खुशी उनसे? मैं बात करता हूँ ना उनसे। भैया, वो खेत के पास वाली ज़मीन अब सड़क किनारे आ गई है। बिल्डर उसका अच्छा पैसा देने को तैयार है। मैं सोच रहा हूँ उसे बेच देते हैं। अच्छा, उस जमीन को बेचने वाले तुम होते कौन हो? वो जमीन तो पिताजी की है ना, तुम्हारे अकेले की नहीं है जिसे तुम बिना किसी से पूछे बताए बेच दोगे। भाभी, आपके पास लाखों करोड़ों का व्यापार है, हर महीने लाखों रुपए कमा रहे हो आप। मैंने आपसे आपके व्यापार में हिस्सा तो मांगा नहीं जो आप ऐसे तिल मिला रही हो। अरे जब आपके पास सब कुछ पहले से ही है तो क्या फर्क पड़ जाएगा अगर वो जमीन मुझे दे भी देंगे तो? बेकार की बातें करना बंद कर दो अनुज। प्रॉपर्टी दोनों की है तो दोनों को बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा, ना किसी को कम ना किसी को ज़्यादा। माँ, आप तो कम से कम अपने गरीब बेटे का साथ दे दो। अगर भैया मुझे वो ज़मीन दे देंगे तो इनका कौन सा भारी नुकसान हो जाएगा। देखो देवर जी, ये बात बात पर बिजनेस का नाम बीच में लेकर आना बंद कर दो। अरे किस अधिकार से हमारे बिजनेस में हिस्सा मांगोगे आप? 8 सालों से दिन रात मेहनत करके हमने अपना बिजनेस खड़ा किया है। आज अगर हम अच्छे रुपये कमा रहे हैं तो क्या हमने उसे पाने के लिए मेहनत नहीं की? आपको किसने रोका है? मेहनत करो और लाखों रुपए कमा लो। लेकिन नहीं, आपको तो मुफ्त की खैरात चाहिए। और रही ज़मीन बेचने की बात, तो 50% से एक भी ज़्यादा मांगा तो मैं बता रही हूँ हम पेपर पर साइन नहीं करेंगे। फिर आप बेचकर दिखाना ज़मीन। पूरी ज़मीन ना सही, कम से कम 60% तो मैं लेकर ही रहूँगा। अब इससे कम में तो मैं नहीं मानने वाला हूँ। हाँ बस करो, बहुत हो गया तुम दोनों का ये छीना झपटी। बुढ़ापे में मुझे ये दिन देखना ना पड़े, इसके लिए तुम्हारे बाबूजी समय से ही इस मामले का निपटारा करके गए हैं। आपके कहने का क्या मतलब है माँ? मेरे कहने का मतलब यही है बेटा कि तुम्हारे पिताजी अपनी वसीयत पहले ही बना कर गए हैं। अगर ऐसा है तो आपने आज तक इसके बारे में मुझे कुछ कहा क्यों नहीं? देखो बेटा, जैसा कि हर माँ को अपनी औलाद पर अंधा भरोसा होता है,
मुझे भी इस बात पर पूरा भरोसा था कि इस वसीयत की हमें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे यही लगता रहा कि तुम दोनों प्यार और स्नेह से साथ रहकर अपना पूरा जीवन बिता लोगे। लेकिन मूर्ख थी मैं। मुझे समझना चाहिए था कि बचपन खत्म होते ही भाई बहन का प्यार भी बढ़ जाता है। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं माँ। लाओ पिताजी की वसीयत मुझे दिखाओ। देखो तो सही पिताजी ने किसके साथ न्याय किया और किसके साथ अन्याय। तुम्हारे पिताजी ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति को 3 हिस्सों में बांट दिया है। तुम दोनों को 40-40% दिया है और बचा हुआ 20% मेरे नाम है। अब इस उम्र में आप प्रॉपर्टी का क्या करोगी माँ? ये किस तरह का बंटवारा हुआ? देखा बेटा, बुढ़ापे में कहीं तुम दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाओ और मेरी सुध लेने वाला भी कोई ना रहे। इसी डर से तुम्हारे पिताजी ने प्रॉपर्टी में ये भी लिखा है कि जो मेरी सेवा करेगा मेरा ये 20% का हिस्सा उसी को जाएगा। माँ तुम अपना 20% अपने पास रखो, मुझे बस अपनी माँ चाहिए। मैं आपको अपने पास रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ मेरे घर में रहे और मेरे बच्चों को दादी का प्यार दे। वसीयत को तो बदला नहीं जा सकता, इसलिए मुझे अपना 40% स्वीकार है माँ। मुझे तो हमेशा से यही लगता था कि अनुज शायद मुझे नहीं दौलत को चुनेगा, लेकिन मैं गलत थी। मेरे बेटे ने मुझे चुना। मेरा बेटा हीरा है, हीरा। कुंती खुशी खुशी अनुज के साथ उसके घर में रहने लगती है। कुछ दिन तो अनुज और प्रिया माँ की खूब देखभाल करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद रुपयों को लेकर अनुज और प्रिया के लड़ाई झगड़े होने लगे थे। माँ तुम्हारा जो खाने का मन हो प्रिया को बता दो, वो बना देगी। तुम्हें कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता देना। देख बेटा, तेरे घर में पैसों की इतनी किल्लत है, फिर भी तू मेरी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। बेटा एक बात पूछूं, तूने प्रॉपर्टी के हिस्से इसीलिए कराए थे क्योंकि तुझे उस ज़मीन को बेचना था। फिर अब बेचकर अपनी तंगी दूर क्यों नहीं कर लेता? माँ जिस बिल्डर को मैं ज़मीन बेचना चाह रहा था उसे या तो पूरी ज़मीन चाहिए या फिर कम से कम 60%। मेरी 40% ज़मीन को खरीदने के लिए वो तैयार ही नहीं है। कोई बात नहीं माँ, जो मेरे भाग्य में है वो तो मुझे भोगना ही है। मैं देखता हूँ अगर गांव में कोई छोटा मोटा काम मिल सके तो। बेटा मैं महीनों से तेरे साथ रह रही हूँ। तूने दिन रात मेरी सेवा की है। तेरे सेवा भाव के बदले मैं अपने हिस्से की 20% ज़मीन भी तेरे नाम कर देती हूँ। फिर तो वो बिल्डर ज़मीन खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा ना? नहीं माँ, मैं तुमसे तुम्हारा हिस्सा नहीं छीन सकता। पिताजी ने तुम्हें ये प्रॉपर्टी इसीलिए दी है ताकि तुम खुशी से अपना बुढ़ापा काट सको। अरे बेटा, जब तक तू मेरे साथ है मेरा बुढ़ापा खुशी से तो बीत रहा है। तू मेरी चिंता मत कर। प्रॉपर्टी के कागज़ बनवा ले, मैं साइन कर दूंगी। कुंती देवी की इतना कहते ही अनुज प्रॉपर्टी के कागज तैयार कर लेता है और माँ के हिस्से की 20% जमीन भी अपने नाम करवा लेता है। माँ के हिस्से की जमीन मिलते ही अनुज सारी प्रॉपर्टी बिल्डर को बेच देता है और उससे मिलने वाले रुपयों से एक ऐश की जिंदगी जीने लगता है। कुछ दिन बाद, बेटा अनुज, मेरा चश्मा टूट गया है। समय मिले तो कल इसे मरम्मत करवा देना। अरे माँ, इस बुढ़ापे में तुम चश्मे का करोगी भी क्या? टूटा है तो टूटा रहने दो, तुम्हें चश्मा लगाकर करना ही क्या है? ऐसी बात नहीं है बेटा, चश्मे के बिना तो मेरा कोई भी काम नहीं हो पाता। तो इसे बनवा लाना बेटा। अरे माँ, जब भी आपके सामने से गुजरो ना, अब कोई ना कोई काम ज़रूर बता देती हो। अरे तंग आ गया हूँ मैं आपकी फरमाइश पूरी करते करते। कभी दवा ला दो, कभी चश्मा बना दो, कभी छड़ी टूट गई है, कभी आंखों में दवाई डाल दो। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कुंती देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा तो क्या, अब तो बहू प्रिया के भी तेवर बदल गए थे। सेवा करना तो दूर, वे दोनों अब माँ कुंती देवी से सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे। कुछ दिन बाद, क्या बात है माँ जी, अब बहुत उदास लग रही हैं। कोई बात है तो मुझसे कहिए ना। कुछ नहीं बेटा, मैं किसी से भी कुछ भी कहने लायक नहीं बची हूँ। अब जो है जैसा है, मुझे उन्हीं हालातों में अपनी बाकी की ज़िंदगी बितानी होगी। लेकिन दुनिया वाले सच ही कहते हैं, भाई भाई के झगड़े में पीसते हमेशा माँ बाप ही है। कुंती की बात सुनकर सुमना अपने पति अरुण को बुलाती है। मुझे लगता है माँ जी को कुछ परेशानी है। उनका चेहरा आजकल बहुत बुझा बुझा सा रहता है। अब पूछिए ना आखिर क्या बात है, मुझे तो वो कुछ बताती नहीं है। मैं पता करता हूँ, तुम चिंता मत करो। 2 दिन बाद, मुझे सब समझ में आ गया है माँ कि आपके नालायक बेटे ने आपके हिस्से की प्रॉपर्टी भी हड़प ली है। यही बात है ना? नहीं बेटा, उसने हड़पी नहीं है। मैंने अपनी इच्छा से उसे अपना हिस्सा दिया है।
मैंने सोचा था जब मुझे उसके पास से सम्मान से 2 रोटी खाने को मिल रही है तो मैं प्रॉपर्टी का क्या करूँगी। इन रुपयों से बेटे की मदद हो जाए, इससे अच्छी बात एक माँ के लिए और क्या होगी। बस यही सोचकर मैंने अपना हिस्सा अनुज को दे दिया, लेकिन शायद यह मेरी भूल थी। पैसा उसके पास आते ही वो तो भूल ही गया कि मैं उसकी माँ हूँ। मुझसे 2 बातें करना तो दूर, अगर मैं कभी उसे कोई काम बता दूँ तो मुझ पर झिड़क पड़ता है। माँ आपको अपने सम्मान के साथ समझौता ना करना पड़े, इसीलिए बाबूजी ने मकान के तो हिस्से किए, लेकिन बाकी प्रॉपर्टी के 3 हिस्से किए थे। बाबूजी बहुत दूरदर्शी थे। वे समझते थे कि बुढ़ापे में औलाद से अपना सम्मान करवाना है तो जेब में वजन होना बहुत ज़रूरी है। खाली जेब वाले इंसान को दुनिया में कहीं सम्मान नहीं मिलता। लेकिन बाबूजी की उस समझदारी को आप अपने साथ लेकर चल नहीं सके और अनुज की बातों में आकर आपने अपना हिस्सा उसे दे दिया। देख लिया ना माँ, आपने जैसे ही आपकी जेब खाली कर दी, आपके बेटे के तेवर ही बदल गए। मैं अपने हिस्से की प्रॉपर्टी में से 20% आपके नाम कर रहा हूँ, लेकिन वादा करो कि अब उस प्रॉपर्टी को आपको हमेशा अपने पास ही रखना है। ना तो उस प्रॉपर्टी पर मेरा हक होगा और ना ही अनुज का। वो सिर्फ आपकी अपनी अमानत होगी। अगर तुझे वाकई ज़मीन का लालच नहीं था तो क्यों इतना झगड़ा किया। चुपचाप सारी ज़मीन छोटे को दे देता तो बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं। आप मुझे गलत समझ रहे हो माँ। मेरे पास अपनी मेहनत का कमाया हुआ बहुत है। मुझे वास्तव में पिताजी की प्रॉपर्टी या पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस तरह अपना हिस्सा अनुज को देना मुझे कभी भी ठीक नहीं लगा। अगर हम ऐसे ही उसे सब कुछ देते रहेंगे तो वो कभी भी मेहनत की कीमत नहीं समझेगा। उसे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ भी पिताजी या मेरे पास है हमारी मेहनत के कारण है। अगर उसे भी हमारी बराबरी करनी है तो मेहनत करनी ही होगी। ऐसी खैरात लूटने से कभी ज़िंदगी नहीं चला करती। आज से इस प्रॉपर्टी के 3 दावेदार हैं, आप, मैं और अनुज। और एक बात याद रखना माँ, परिस्थिति चाहे जो हो, जीते जी आप इस दावेदारी से कभी पीछे नहीं हटेंगी। कुंती को बेटे की बातों का सही अर्थ समझ में आ गया था और उसने अपने पल्लू में गांठ बांध ली थी कि अब वो अपना जीवन आत्मसम्मान के साथ जिएगी।